हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम। मुस्कान मंधियान, यू लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन पॉलिसी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस के प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। वो पॉलिसी जो हम बाकी नेशंस को ध्यान में रख कर बनाते हैं अपना नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए, उसे कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। किसी स्टेट का दूसरे स्टेट से क्या रिलेशन है, फ्रेंडली है या लड़ाई झगड़े का है या वो दोनों एनिमीज है, ये अगर आपको पता करना है तो आप फॉरेन पॉलिसी उन दोनों स्टेट्स की उठाकर देख सकते हो। भाई, अगर फ्रेंडशिप होगी किसी स्टेट की किसी स्टेट के साथ तो फॉरेन पॉलिसी बहुत ही अच्छी होगी, उस स्टेट के फेवर में होगी, ठीक है, काफी फ्रेंडली होगी। और अगर नहीं होगी तो टैरिफ रेट्स इंक्रीज हो जाएंगे और भी बहुत सारी चीजें आपको उस फॉरेन पॉलिसी में देखने को मिलेंगी। इंपोर्ट रेट्स इंक्रीज कर दिए जाएंगे ताकि जो लोग हैं एक पर्टिकुलर नेशन के वो बाहर से प्रोडक्ट्स ना मंगा पाए क्योंकि दूसरी कंट्री से उनका झगड़ा चल रहा है। फॉरेन पॉलिसी के थ्रू ही डिसीजंस को क्रिएट किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है। और फॉरेन पॉलिसी एक रिलेशनल होती है। रिलेशनल का मतलब क्या है? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी दूसरे नेशन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, राइट, उसकी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है, इसीलिए कह रहे हैं फॉरेन पॉलिसी इज रिलेशनल, ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है। डेफिनेशंस देखेंगे और पहली है डॉक्टर मोहिंदर कुमार की डेफिनेशन। फॉरेन पॉलिसी इज अ थॉट आउट कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब फॉरेन पॉलिसी बनाने से पहले आप काफी सोच समझ कर उसे ले डाउन करते हो। फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स इन फॉरेन रिलेशंस। क्यों फॉरेन पॉलिसी बनाई जा रही है? ताकि एक कंट्री अपने इंटरनेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके दूसरी कंट्री के थ्रू, एज डिक्टेटेड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। देखो, नेशनल इंटरेस्ट की जो आइडियोलॉजी होगी, ठीक है, जो नेशनल इंटरेस्ट आपसे करवाना चाह रहा होगा, वो चीजें आप फॉरेन पॉलिसी में अपनी ले डाउन कर सकते हैं। और मैंने एक और डेफिनेशन दी है जॉर्ज मोडेल्स्की की। अब हम समझते हैं फॉरेन पॉलिसी में होता क्या क्या है, व्हाट इट कंटेन्स। फॉरेन पॉलिसी में बेसिकली प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज और डिसीजंस दिख जाएंगे जो एक पर्टिकुलर कंट्री अडॉप्ट करती है और फॉलो करती है इंटरनेशनल रिलेशंस में। क्यों करती है? ताकि वो अपना नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर कर पाए। फॉरेन पॉलिसी के थ्रू ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स और एम्स जो है नेशनल इंटरेस्ट के, वो सिक्योर किए जाते हैं, अचीव किए जाते हैं। एक नेशन क्या अचीव करने वाली है, उसने क्या खोया है, वो सब कुछ आप एक फॉरेन पॉलिसी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक कौन से नेशनल इंटरेस्ट के गोल्स वो पूरे कर पाई थी, कौन से पूरे नहीं कर पाई थी, वो फॉरेन पॉलिसी से आप फाइंड आउट कर लोगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, एलिमेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी या डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा वीडियोस को। सारे वीडियोस के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ मेट योर लीगल गाइड पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। पहला एलिमेंट है साइज ऑफ स्टेट टेरिटरी। किसी पर्टिकुलर टेरिटरी की साइज क्या है वो उसकी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है। जिस भी टेरिटरी की साइज बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसके पास ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है वो टेरिटरी फ्यूचर में ज्यादा पावरफुल होगी। जैसे यूएसए, रशिया, चाइना, इन सबकी साइज बहुत ज्यादा है। लेकिन अब हर चीज साइज ही नहीं हो सकती है। कुछ छोटी कंट्रीज जैसे कि जापान, इसका कितना बड़ा रोल रहता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। इजराइल कितनी छोटी नेशन है लेकिन उसकी पावर देखो कितनी ज्यादा है। प्लस लार्ज साइजेस में कभी कभी प्रॉब्लम भी होती है, नेचुरल एक तरीके से क्लाइमेट की वजह से, ठीक है, जो डिफेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी लार्ज साइज कंट्रीज को सहनी पड़ती है। नेक्स्ट इज ज्योग्राफिकल फैक्टर। किसी लैंड की टोपोग्राफी क्या है, किस तरीके का लैंड है, फर्टिलिटी है या नहीं है, क्लाइमेट कैसा है, लोकेशन कैसी है, ये भी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपकी ज्योग्राफी अच्छी नहीं है, आप फूड सही से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने सिटीजन्स का ध्यान भी नहीं रख पाओगे, उनकी नीड्स ही पूरी नहीं कर पाओगे एंड दस आप एक कमजोर नेशन बन जाओगे। नेक्स्ट फैक्टर इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइज्ड और इकोनॉमिकली काफी ज्यादा आगे हैं। और ये इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्रीज जो छोटी छोटी कंट्रीज है जो कि अंडर डेवलप्ड है, उन पर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रखती हैं। इकोनॉमिकली डेवलप्ड होना, इंडस्ट्रियलाइज्ड होना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो तभी आप पावरफुल भी कहलाओगे। आपकी जो मिलिट्री प्रिपरेडनेस है वो अच्छी तभी हो पाएगी। पैसा होगा तभी तो कहीं लगा पाओगे ना, तभी तो आगे बढ़ पाओगे। इसीलिए आपके पास पैसा होना, इकोनॉमिकली डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूएसए की आर्मी इतनी ज्यादा पावरफुल क्यों है? चाइना की आर्मी इतनी ज्यादा पावरफुल क्यों है? इंडिया भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स जोड़ है अपनी आर्मी में, क्यों? इकोनॉमिकली अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपका डिफेंस बजट डेफिनेटली बढ़ने वाला है। कोई भी न्यूज चैनल चलाकर देख लो, अक्सर वो लोग डिफेंस बजट के बारे में बताते हैं अलग अलग कंट्रीज के, जो कि बढ़ता ही जाता है। क्यों? बिकॉज डिफेंस अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं फॉरेन पॉलिसी को?
जब भी हम नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें कल्चरल लिंक्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, एक कल्चर का, एक ट्रेडिशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। हर कोई अपने कल्चरल हेरिटेजेस को प्रोटेक्ट करना चाहता है, अपने एक तरीके से ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करना चाहता है, उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है, और दस नेशनल इंटरेस्ट के ये सारे भी गोल्स बन जाते हैं। नेबरिंग जो नेशंस है उनका रिलेशन कैसा होगा एक दूसरे से, उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, ये हिस्ट्री पर बहुत डिपेंड करता है। क्या वो नेबरिंग नेशंस का पहले से ही, पास्ट से ही कुछ झगड़ा रहा है किसी चीज को लेके, किसी फैक्टर को लेके, तो वो उनकी फॉरेन पॉलिसी में आज भी झलकेगा, राइट। आप आज भी उनको देख सकते हो कि उनका रिलेशन कैसा चल रहा है। क्यों? क्योंकि पास्ट में जो फाइट हुई थी वो लोग भूले नहीं है, वो उनकी फॉरेन पॉलिसी में कहीं ना कहीं दिख जाता है। इसलिए हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं वो भी मायने रखती हैं, कल्चरल चीज़ें भी मायने रखती हैं। सोशल स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर स्टेट में सोशल ग्रुप्स का क्या रिलेशन है एक दूसरे का, हमेशा वो लोग झगड़ते ही रहते हैं, हमेशा उस स्टेट में रिवोल्यूशंस ही चलते रहते हैं, तो उसकी फॉरेन पॉलिसी की क्या वैल्यू होगी आप समझ सकते हो, राइट। क्योंकि जो स्टेट वीक है, जिस सोसाइटी में हमेशा झगड़े हो रहे हैं, तो उसकी जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो उसकी फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करेंगे, उसकी फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा वीक होगी, राइट। एंड दूसरे नेशंस उसकी फॉरेन पॉलिसी का फायदा उठाएंगे, क्यों? क्योंकि वो वीक है। वहीं अगर जो सोसाइटी स्ट्रांग है, एक डिग्निटी है, एक डिसिप्लिन है लोगों में, राइट, यूनिटी है, उसकी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग होगी और अच्छी होगी। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट कैसी है, क्या वो डेमोक्रेटिक है, क्या वो लोगों के व्यूज़ को एक तरीके से इंपॉर्टेंस देती है, क्या उनकी सुनती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि ऑपोजिशन और जो पार में लीडर्स हैं वो आपस में भिड़े पड़े हैं, है ना। तो अगर स्टेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट में तो फॉरेन पॉलिसी भी अफेक्ट होगी। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा है, क्या लोग अपने व्यूज़ दे सकते हैं, इट इज़ ओपन फॉर पीपल टू स्पीक अबाउट द व्यूज़। अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर फॉरेन पॉलिसी भी अच्छी नहीं होने वाली है। जैसे एक्सटर्नल सिचुएशंस मायने रखती हैं, वैसे कि कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी मायने रखते हैं फॉरेन पॉलिसी के लिए। अगर इंटरनली आपके स्टेट में चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस हैं, डिसऑर्डर्स हैं, तो फॉरेन पॉलिसी वीक होगी। गवर्नमेंट बार बार बदल रही है तो फॉरेन पॉलिसी भी बार बार बदलेगी उस स्टेट की। नेक्स्ट इज लीडरशिप, किसी पर्टिकुलर कंट्री का लीडर कैसा है, उसके आइडियाज़ कैसे हैं, उसकी लाइकिंग्स कैसे, डिसलाइकिंग्स कैसी, एटीट्यूड कैसा है, नॉलेज कैसी है, लोग उसे पसंद करते हैं नहीं करते हैं, वर्ल्ड व्यू क्या है उसको लेकर, क्या वो फ्रेंडली है, क्या उनकी एक स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग है वर्ल्ड में। ये सारी चीज़ें फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करती हैं। और लीडर्स को कौन गाइड करता है? लीडर्स को गाइड करता है नेशनल इंटरेस्ट। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, किसी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, क्या वो लोगों को रिस्पॉन्स देता है और क्या वो रिस्पॉन्सिबल है या नहीं। जो पॉलिटिकल सिस्टम ओपन है, जहाँ पे लोग अपने व्यूज़ दे सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को, ग्रुप्स बना सकते हैं, जहाँ पर पब्लिक ओपिनियन की वैल्यू है, वहाँ की फॉरेन पॉलिसी यार अलग होगी, ठीक है, थोड़ी फ्रेंडली होगी, थोड़ी ओपन होगी। लेकिन जो पॉलिटिकल सिस्टम क्लोज्ड है बिल्कुल, ठीक है, जहाँ पे अगर आपने कुछ बोला तो सीधे जेल में जाओगे, राइट। अगर वैसा पॉलिटिकल सिस्टम है तो फॉरेन पॉलिसी भी फिर वैसी ही होगी। लोगों की तरफ आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो, कुछ गलत हो रहा है तो क्या आप रिस्पॉन्स कर रहे हो कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी, इस वजह से ये गलती हुई, राइट। क्या वहां पे जुडिशरी कैसी है, इंडिपेंडेंट है या नहीं है, जस्टिस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है लोगों को, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हर नेशन की अपनी कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी रहती है जिसको वो फॉलो कर रहा होता है, और उसी के बेसिस पर फॉरेन पॉलिसी को डिज़ाइन किया जाता है। क्योंकि अगर आपकी आइडियोलॉजी नहीं होगी तो आप दूसरे नेशंस को क्रिटिसाइज भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी खुद की आइडियोलॉजी नहीं है, तुम दूसरे नेशन को कैसे कुछ बोल सकते हो। इसीलिए हर नेशन अपनी कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी बनाती है और उस आइडियोलॉजी को पॉपुलराइज करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट इज डिप्लोमेसी। नोट्स टेलीग्राम पे हैं, ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। डिप्लोमेट्स ही यार हमें रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल फोरम्स पर, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, उसको प्रोटेक्ट भी डिप्लोमेट्स ही करते हैं। पूरी दुनिया का व्यू क्या है हमारी कंट्री को लेके, हमारे लीडर को लेके, ये भी डिप्लोमेट्स ही हमें बताते हैं। वो जो रिपोर्ट्स बनाते हैं हमारी कंट्री को लेके, दूसरों का व्यू क्या है हमारी कंट्री को लेके, जो ये रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं डिप्लोमेट्स, ये बहुत अच्छा सोर्स रहती हैं फॉरेन पॉलिसी के लिए, राइट। इन्हीं से हम चीज़ें लेते हैं और फॉरेन पॉलिसी में डालते हैं। मॉर्गन थॉ ने ये भी कहा कि जो ये डिप्लोमेसी है, एक ये बहुत बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है पावर मैनेजमेंट का अमंग स्टेट्स।
पब्लिक ओपिनियन, देखो हर कंट्री के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको पब्लिक ओपिनियन को वैल्यू देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो आप अपने एनिमी के टुवर्ड्स बहुत फ्रेंडली फॉरेन पॉलिसी बना रहे हो, लेकिन जो लोग हैं उन्हें वो फॉरेन पॉलिसी पसंद नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि समझो, जब भी कोई वॉर होता है या जब भी किसी कंट्री से हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है, सपोज यूक्रेन और रशिया, जब इन दो कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पिसा कौन? पब्लिक। तकलीफ किसको ज्यादा हुई? पब्लिक को। लीडर्स तो अपना निकल लेंगे यार जहाज में बैठकर, तकलीफ जिसको ज्यादा होने वाली है वो है पब्लिक। इसलिए आप अगर किसी एनिमी के टुवर्ड्स, पहले तो बहुत झगड़ा किया, पब्लिक ही मरी, उसके बाद अब तुम बहुत फ्रेंडली पॉलिसी बना रहे हो अगर अपने एनिमी के टुवर्ड्स के, चलो अब हम दोस्ती कर लेना, तो पब्लिक खुश नहीं होने वाली है, उन्हें बहुत चोट लगेगी। इसीलिए पब्लिक ओपिनियन की बहुत ज्यादा वैल्यू करनी चाहिए। जो आप देख रहे हो आजकल इंटरनेशनल रिलेशंस में चल रहा है कि डिसआर्मामेंट होना चाहिए, आर्म्स का यूज नहीं करना चाहिए, न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज नहीं करना चाहिए, ये सब कहाँ से चीजें निकल कर आ रही हैं? पब्लिक ओपिनियन की वजह से निकल कर आ रही हैं। जो शांति चाहिए हमें, वो क्यों चाहिए? बिकॉज पब्लिक मांग रही है, राइट? किसी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी और क्यों स्ट्रांग हो सकती है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी। आजकल हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आ गई है, इंडिया में चैट जीपीटी भी हमें देखने को मिल रहा है। मिलिट्री कितनी एडवांस है हमारी, इंडस्ट्रियल आउटपुट कितना अच्छा है, राइट? साइबर स्पेस में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती हैं। द फ्यूचर इज बेसिकली टेक्नोलॉजी। कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ था? जो यूएस और यूएसएसआर है, ये दोनों ब्लॉक्स में बट गए थे, राइट? और अलायंसेज अपनी अपनी फॉर्म कर रहे थे खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अलायंसेज और इंटरनेशनल ट्रीटीज एक कंट्री को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देती हैं। और नॉन अलाइंड कंट्रीज भी थी, नॉन अलाइंड मूवमेंट पढ़ा है ना, नैम, उसमें भी बहुत सारी कंट्रीज थी कि हम किसी के साथ भी नहीं जाएंगे, हम कोई भी अलायंस फॉर्म नहीं करेंगे। तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं जो अलायंस फॉर्म करके खुद को स्ट्रेंथ एक तरीके से पावरफुल बनाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी के साथ भी नहीं जाते हैं कि हमें किसी भी अलायंस में जाना ही नहीं है, झगड़ा चाहिए ही नहीं, टेंशन चाहिए ही नहीं हमें, हम अपना अलग ही गेम खेलेंगे। और जो कंट्री जैसा फील करती है उसकी फॉरेन पॉलिसी वैसी ही होती है। अलायंस बनानी होगी तो अलायंस के बेसिस पर फॉरेन पॉलिसी बनेगी कि सबके साथ फ्रेंडली रहना है। नहीं फॉर्म करनी अलायंस तो आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने हिसाब से डिजाइन करोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।